एमपी अकोमोडेशन एक्ट के इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारा सवाल ये है कि सेक्शन 3 में गवर्नमेंट को बाहर किया गया है कि वो अकोमोडेशन की परिभाषा में नहीं आएंगे। वो क्या कारण है कि अकोमोडेशन एक्ट उन पर लागू नहीं होता है गवर्नमेंट के ऊपर? वो क्या लॉजिक आप देंगे कि सेक्शन 3 ने उन्हें बाहर कर रखा है? अगला सवाल है कि एक नगर निगम का, इंदौर नगर निगम का जो ऑफिस होता है ना, वो उन्होंने किसी को किराए पर दिया हुआ होता है, उन्हें उस प्रॉपर्टी को खाली करवाना है। क्या एमपी अकोमोडेशन एक्ट के सेक्शन 12 के 1 में दिए गए 16 ग्राउंड्स एप्लीकेबल होंगे या उनके बिना भी वो प्रॉपर्टी खाली हो सकती है? एट द सेम टाइम एक क्वार्टर भी दिया हुआ है एमपी अकोमोडेशन एक्ट का, है ना। मतलब क्वार्टर को इस तरीके से देखिए कि वो किसी सरकारी व्यक्ति के लिए वो क्वार्टर है। क्या उस प्रॉपर्टी के ऊपर एमपी अकोमोडेशन एक्ट लागू होगा? और उस क्वार्टर को, वो गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं है, इट इज बीन यूज्ड बाय सम लोकल अथॉरिटी, है ना। मतलब सरकारी नहीं है पर सरकार के लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। क्या वहां पर एमपी अकोमोडेशन एक्ट लागू होगा? मुझे आप ये बताइए कि सेक्शन 4 में एक बहुत अच्छी बात है कि शुरू के जो मकान होते हैं जिनके 5 साल नहीं होते हैं, उनके ऊपर एमपी अकोमोडेशन एक्ट लागू नहीं होता है। मतलब उसका चैप्टर 2 लागू नहीं होता है, हम सही परिभाषा में कहें तो। वो क्या कारण है? शुरू के 5 सालों में एमपी जो चैप्टर 2 है, मतलब स्टैंडर्ड रेंट इंक्रीज वगैरह वगैरह, इन सब चीजों को लागू नहीं करने का वो क्या कारण हो सकता है? टेल अस द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट एंड स्टैंडर्ड रेंट एज पर एमपी अकोमोडेशन एक्ट। आप जानते होंगे कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट होता है, एक स्टैंडर्ड रेंट होता है जो सेक्शन 7 में डिफाइंड है। क्या आप थोड़ा सा विस्तार में बता पाएंगे कि दोनों में मूलतः क्या डिफरेंस रहेगा? स्टैंडर्ड रेंट को रखने का क्या लॉजिक है? देखिए, प्रॉपर्टी जिसकी है, अगर हम कहें तो अधिकार उसका ही होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के रेंट को तय करने का। फिर वो कौन सी आवश्यकता है, वो कौन सी जरूरत है जिसके कारण वो अमाउंट तय किया जाता है, उसका क्या यूज है, ये आप हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन यही है कि पगड़ी और प्रीमियम को फिर एक बार फिर मना बोला है ना। तो द रीजन बिहाइंड क्या है? हम वो आधार जानना चाहते हैं, क्योंकि जब भी कोई एक्ट बनता है किसी आधारशिला के ऊपर बनता है, और जब भी उसे समाप्त किया जाता है या अमेंड किया जाता है किसी आधार पे किया जाता है ना। सेक्शन पूछेंगे, मुझे पता है आप बता देंगे। सवाल ये है कि वो प्रीमियम, वो पगड़ी, वो 1 महीने से अधिक का रेंट आपको क्यों लगता है कि वहां पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप जस्टिफाई करिए सेक्शन को। सेक्शन तो आपको पता है। नेक्स्ट सेक्शन है, क्या आपको लगता है कि सेक्शन 7 का जो स्टैंडर्ड रेंट का जो पूरा फॉर्मूला डेवलप किया गया है वो आज यूज होता होगा? या ये बताइए कि अगर आज रेंट अथॉरिटी को, रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अगर ये तय करना हो कि रेंट क्या होगा, तो क्या सेक्शन 7 का इस्तेमाल होगा या इसके सिवा भी कोई सेक्शन में कोई क्लॉज कहीं है जिसका यूज कर सकते हैं? और वो क्या दिक्कतें हैं सेक्शन 7 के साथ कि उसका यूज आज करना इतना आसान नहीं है? आसान तो है, लॉ ने बनाया है तो डेफिनेटली, पर इतना आसान नहीं है। क्या दिक्कतें, क्या अटकलें आरसीए को आ सकती है? अगला सवाल है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरिम रेंट एंड प्रोविजनल रेंट? 2 प्रकार के रेंट आपने पढ़े होंगे, एक इंटरिम रेंट आपने सुना होगा, एक प्रोविजनल रेंट आपने किसी सेक्शन में पढ़ा होगा। तो क्या आप डिफरेंस बताएंगे कि दोनों में क्या मूलतः फर्क है? धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।